हेलो दोस्तों, स्टडी कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के भाग को पढ़ेंगे जो कि पार्ट 2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आज हम देखते हैं कि पार्ट 1 में आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कहा गया है संघ नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, और अब भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया। भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है जो रूस के संविधान से लिया गया। भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यानी डीपीएसपी से यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 5 यूनियन यानी संघ के बारे में संबंधित है। भाग 6 किससे संबंधित है? तो भाग 6 स्टेट यानी राज्यों के बारे में कहा गया। भाग 7 जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। भाग 8 को देखते हैं। भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 केंद्र शासित राज्य से संबंधित है। भाग 9 देखते हैं। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? तो राजस्थान के नागौर जिले में यह लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ दें कि पंचायती राज व्यवस्था पूर्णतः अपने राज्य में पूर्णतः लागू करने वाला वह कौन सा राज्य है जो अपने सभी जिले में लागू किया? तो वह राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाग 9 के को में नगर निगम से संबंधित है। तो आज हम भाग 10 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आज हम भाग 10 से स्टार्ट करेंगे और 22 भाग के तक पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 10 से। भाग 10 से स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें कुछ डिटेल्स और कुछ शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे, यानी ट्रिक विथ ट्रिक यानी कुछ डिटेल से भी और कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम याद करेंगे। तो हम भाग 10 से स्टार्ट करते हैं। भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इसका मतलब यह SC ST क्षेत्र से संबंधित है। SC ST क्षेत्र के बारे में इसके भाग 10 में कहा गया है कि SC ST के अंतर्गत किसको रखा गया है और किन क्षेत्रों के अंतर्गत SC ST में रखा गया, यह भाग 10 में कहा गया। तो भाग 10 को शॉर्टकट ट्रिक से याद करने के लिए हम इस टाइप से भी देख सकते हैं। भाग 10 किससे संबंधित है? तो SC ST से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत सरकार SC ST के लिए बहुत सारे फंड देते हैं और अन्य जाति की तुलना में SC ST को कुछ खास मान्यता प्राप्त दी जाती है ताकि वह अन्य शिक्षित हो और ज़्यादा डेवलप करें। तो जैसा कि इसे शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं कि भारत सरकार SC ST के लिए 10 लाख रुपए का फंड दिया SC ST को भारत सरकार 10 लाख रुपया फंड दिया, जो कि सामान्य लोगों को नहीं मिलता। यह सिर्फ SC ST के लिए फंड दिया गया। तो इस टाइप से भी हम याद रखें 10 लाख यानी भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र यानी पहाड़ी इलाका जहां पर अनुसूचित जनजाति ज्यादातर रहता है। तो भाग 11 से को देखते हैं। भाग 11 में क्या कहा गया है? भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक में रखा गया। भाग 11 में कहा गया है कि संघ यानी केंद्र और राज्य क्षेत्र के बीच कैसा संबंध हो, इसके बारे में यह भाग 11 में कहा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर राज्य और केंद्र के बीच संबंध अच्छा हो तो उस राज्य के साथ साथ केंद्र में और पूरे भारत में बहुत ही रफ्तार से प्रगति होगा और पूरा देश ही आगे की ओर तेजी से बढ़ेगा अगर अच्छा संबंध हो तो। यह संबंध भाग 11 में दर्शाया गया है। तो
देखते हैं यह संबंध के बारे में कि राज्य और केंद्र के बीच कैसा संबंध हो, अच्छा हो संबंध, यह भाग 11 में बताया गया। यह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक में रखा गया। तो देखते हैं इसे याद करने का कुछ शॉर्टकट तरीका या फिर ट्रिक। भाग 11 जैसा कि आपने कल का वीडियो यानी पार्ट 1 की वीडियो में देखे होंगे कि भाग 5 किससे संबंधित है, तो भाग 5 संघ से संबंधित है, संघ यानी यूनियन से संबंधित है। भाग 5 संघ यानी यूनियन से संबंधित है तथा भाग 6 किससे संबंधित है, तो राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो भाग 11 प्राप्त होता है, भाग 11 प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। अब जो भाग 11 है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे विधि के अधिकार या कानूनी अधिकार में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 300 को के अंतर्गत रखा गया। तो ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं भाग 11 से लेके भाग 14 तक आप एक ही टाइप से याद रख सकते हैं, एक ही स्टेप से आप इन चारों को याद रख सकते हैं। जैसा कि आप शुरू से हम देखते हैं भाग 11 में बताया हूँ कि संघ और राज्य क्षेत्र के बीच अगर संबंध अच्छे होंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद भाग 12 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा। और जब संबंध अच्छे हो, संबंध अच्छा का अर्थ कहने का है कि अगर केंद्र में जिसका सरकार है और राज्य में भी उसी पार्टी का सरकार है तो दोनों का संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और दोनों की योजनाएं या फिर कोई फंड बहुत ही अच्छा रूप से लागू होगा और उस राज्य को मिलेगा भी। अन्य राज्य की तुलना में जब मिलेगा, सब राज्य को मिलेगा, लेकिन इस राज्य में जिसकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है उसके अंतर्गत इसे विशेष रूप से कोई फंड भी मिलेगा ताकि इस राज्य में नेक्स्ट टाइम अगर वोट हो, इलेक्शन हो तो हम फिर से निर्वाचन हो जाए, हमसे निर्वाचित हो जाए, फिर से चुने जाएं। इसके लिए हम इसके लिए अच्छे काम करेंगे, उस राज्य में अच्छे काम करेंगे। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध बताता है। तो आप देख रहे हैं अगर संबंध अच्छा हो तो हमें संपत्ति मिलेगा, वित्त मिलेगा, पैसा मिलेगा। यह भाग 12 में है। हम इसे शॉर्ट तक याद रखने के तरीके अपना रहे हैं, ऐसा नहीं कि संबंध अच्छा हो तो पैसा मिलेगा, नहीं, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो भाग 11 में अगर संबंध अच्छा हो तो भाग 12 में वित्त संपत्ति मिलेगा। तो जब राज्य और केंद्र का संबंध अच्छा हो तो हमें संपत्ति और वित्त मिलेगा, यह भाग 12 में कहा गया, जो कि अनुच्छेद 263 से लेके 264 से लेके 300 को तक में रखा गया। अब भाग 13 देखते हैं। भाग 13 किससे संबंधित है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और समागम के अंतर्गत रखा गया। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यानी भारत में राज्यों के अंदर वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं समागम को रखा गया, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में रखा गया है। और इसमें कहा गया है कि भारत में राज्यों के अंदर व्यापार या निवेश कर सकते हैं, या अनुच्छेद भाग 13 में कहा गया है। तो जैसा कि आप देखते हैं इसे भी जोड़ के, इसके साथ इसे रिलेटेड करके, तो देखिए भाग 11 में कहा है संबंध संघ और राज्य क्षेत्र का बीच में संबंध अगर अच्छा हो तो भाग 12 के अनुसार उसमें संपत्ति, वित्त संपत्ति मिलेगा यानी पैसा मिलेगा। जब हमारे पास पैसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, वाणिज्य करेंगे, व्यापार करेंगे, समागम करेंगे, निवेश करेंगे और बहुत सारे पैसा कमाएंगे। तो भाग 12 में देखें कि पैसा आया, संपत्ति आया, और भाग 13 में नेक्स्ट एक बाद भारत में अब क्या करेंगे, तो निवेश करेंगे, पूंजी लगाएंगे, बिजनेस करेंगे। तो भाग 13 किससे संबंधित है, तो वाणिज्य और समागम से संबंधित, जो अनुच्छेद 301 से 307 में
रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 14। भाग 14 संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं यानी संघ यानी यूपीएससी, यूपीएससी तथा राज्य यानी स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग भाग 14 में कहा गया है। तो आइए इसे भी याद करते हैं, शॉर्ट तरीका देखते हैं और भाग 11 से लेकर भाग 14 तक को एक साथ ऐड करके याद रखने का तरीका को अपनाएंगे। भाग 11 में कहे थे कि भाग 11 में अगर राज्य और केंद्र के बीच के संबंध अच्छा हो तो भाग 12 के तहत हमें संपत्ति मिलेगा, वित्त मिलेगा। और भाग 13 में क्या कहे हैं कि भाग 13 में उन्हीं पैसा को संपत्ति से हम भारत में राज्यों के अंदर व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, निवेश करेंगे। भाग 13 में कहा गया। भाग 14 में देखते हैं, भाग 14 में जब हमारे पास पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करेंगे और अच्छे से पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई करके उस पद को हम लेंगे। यानी भाग 14 में कहा गया संघ तथा राज्यों के बीच अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के बारे में कहा गया है। भाग 13 को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। भाग 13, तो भाग 13 में देखते हैं कि भाग 12 वित्त संपत्ति से संबंधित है और भाग 13 जब हमारे पास वित्त एवं संपत्ति आ जाए, जब हमारे पास संपत्ति आ जाए तो हम 13 राज्यों में, भारत के 13 राज्यों में 13 लाख रुपए का निवेश किया हूँ और उस 13 साल में 13 करोड़ रुपया कमाया हूँ। तो यह भाग 13 यानी 13 राज्यों में 13 लाख रुपए, तो 13 साल में 13 करोड़ रुपया कमाया हूँ। तो कमाया कैसे कमाया, तो बिजनेस करके, वाणिज्य करके, व्यापार करके कमाया। तो भाग 13 में 13 राज्यों में 13 लाख रुपया निवेश करके 13 साल में 13 करोड़ रुपया कमाया। यानी 13 तो 13 किससे कैसे रुपया कमाया, तो वाणिज्य करके, व्यापार करके। तो भाग 13 व्यापार से संबंधित या वाणिज्य से संबंधित है। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, 13 अरब आ गया, तो हम क्या करेंगे अब, तो उस संपत्ति से हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे। भाग 14 में इसी के बारे में कहा गया, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के बारे में कहा गया। और आर्टिकल 315 के 2 के तहत यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में, यानी 315 के 2 में कहा गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों को कहने पर संयुक्त सेवा आयोग के गठन किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ 2 या 2 से अधिक राज्य अगर एक साथ कहे कि संघ और राज्य क्षेत्र सेवा आयोग यानी संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया जाए तो वह राज्य में संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यह 315 के 2 में कहा गया, अनुच्छेद 315 के 2 में कहा गया है कि 2 राज्यों को कहने पर केंद्र सरकार संयुक्त सेवा आयोग का गठन करेगा। यह अनुच्छेद 315 के 2 में कहा गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 15। जैसा कि भाग 15 में आप देख रहे हैं, पहले से ऑलरेडी टिक लगा कर रखा हूँ क्योंकि भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। तो आप देखते हैं भाग 15 को याद करने का ट्रिक। भाग 15 निर्वाचन, निर्वाचन अब 15, तो निर्वाचन, तो नीर और 15 यानी प मने 15 और प मने
पानी, पानी बराबर नीर। कहने का अर्थ भाग 15, प माने 15 और प माने पानी, पानी का अर्थ होता है नीर, यानी पानी को ही नीर कहेंगे। और प से 15, प से पानी, पानी यानी नीर। निर्वाचन पानी, निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है, इसे याद करते हैं। या फिर इसे दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है। जैसे हम अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास जाता है और वहाँ पानी का बोतल खरीदता है, तो उस पानी के बोतल में देखता है नीर। नीर का बोतल कितना में देता है, तो पानी का बोतल कितना में देता है उसको, तो 15 रुपया में उसको एक नीर का बोतल देता है, यानी नीर यानी निर्वाचन। वह 15 रुपये में नीर का बोतल खरीदता है, यानी 15 रुपये में पानी का बोतल खरीदता है। तो 15 यानी निर्वाचन, 15 यानी निर्वाचन। 15 रुपये में उसने क्या खरीदा, तो नीर खरीदा, नीर यानी पानी खरीदा। तो निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है, तो भाग 15 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग भाग 15 से संबंधित है। नीर माने पानी, तो प से पानी और प से 15, इस तरीके से भी हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं भाग 16। भाग 16 जो है कुछ विशेष अधिकार के बारे में कहा गया है। कुछ वर्गों के विशेष अधिकार के बारे में भाग 16 में कहा गया। जैसा कि देख रहे हैं, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में कहा गया, जो अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक में रखा गया। 330 से लेके 342 तक में रखा गया है। तो इसमें देखते हैं भाग 16 में कहा गया है कि SC, ST, OBC या एंग्लो इंडिया के तहत इसे छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 330 के तहत कहा गया है राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया को मनोनीत करेगा। यह अनुच्छेद 330 में कहा गया। लेकिन संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। किसे समाप्त कर दिया गया, तो एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडिया को, इंडियन को समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन यानी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का निर्वाचन संघ सरकार में यानी केंद्र सरकार में अनुच्छेद कितना के तहत बताया गया, तो अनुच्छेद 330 में निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडिया को निर्वाचन किया गया। 336 देखते हैं। अनुच्छेद 336 में कहा गया है कि एंग्लो इंडियन किसी भी एग्जाम में या फिर किसी भी नौकरी में वह अपने जॉब के लिए दावा कर सकता है। यह 336 में कहा गया। अनुच्छेद 336 में कहा कि एंग्लो इंडियन होने के तहत हमें यह अधिकार है कि भाग 16 के अंतर्गत हमें यह अधिकार है कि हम भारत के किसी भी जॉब में हम अपना हक जता सकते हैं, हम अपना हक मांग सकते हैं और उस जॉब में हम भागीदारी ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, उस जॉब को हम कर सकते हैं। भाग 16 में कहा गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 337। अनुच्छेद 337 में एंग्लो इंडियन के बारे में ही कहा गया है। अब उन्हें अनुच्छेद 337 में कहा गया है कि अगर कोई एंग्लो इंडियन भारत में कोई शिक्षक संस्था, कॉलेज या स्कूल अगर खोले तो उसे राज्य सरकार या संघ के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उसे अनुदान दिया जाएगा। उसे अनुदान दिया जाएगा। कहने का अर्थ उसे कुछ दिया जाए, कहने का अर्थ उसे कुछ फंड दिया जाएगा। जैसे फंड का अर्थ होता है कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया जाए, यानी फंड दिया जाए। यह 337 के अनुच्छेद 337 में कहा गया, जो कि यह एंग्लो इंडियन के बारे में कहा गया, यह भाग 16 में कहा गया। तो ठीक है, इसे देखते हैं भाग 16 को याद करने का कुछ शॉर्टकट ट्रिक। तो भाग 16 को कैसे याद रखेंगे, तो विशेष उपबंध किसे, तो कुछ वर्गों के संबंध के बारे में विशेष उपबंध आर्टिकल 330 से लेकर 342 में कहा गया। तो देखते हैं स्पेशल प्रोविजनल। तो इसको अक्षरों को काउंट करते हैं और देखते हैं कि भाग 16 इससे संबंधित है या नहीं। तो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। देखिए इसे काउंट करके भी हम भाग 16 को याद रख सकते हैं, स्पेशल प्रोविजनल को याद हम रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 17। भाग 17 जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 351 तक में संबंधित है। भाग 17 यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 243 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरिक होगी। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 में कहा गया, आर्टिकल 243 में कहा गया है कि संघ की भाषा जो है, भाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरी होगी, तो अनुच्छेद 243 में कहा गया संघ की भाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरिक होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का 345 के तहत कहा गया 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं। इसी के अंतर्गत 345 के अंतर्गत ही 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में से ही कोई राज्य अपना 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज को अपनी राज्य भाषा के रूप में मान्यता रख सकता है या दे सकता है। और 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगा वह इंग्लिश होगा और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश हो सकता है, यह अनुच्छेद 348 में कहा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 18। भाग 18 आप देखते हैं, भाग 18 किससे संबंधित है, तो भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। यानी भाग 18 किससे संबंधित है, तो आपात से उपबंध। भाग 18 किससे संबंधित है, तो आपात से संबंधित है। तो देखते हैं भाग 18 को। भाग 18 देखते हैं, आपात से उपबंध। जैसा कि आप जान रहे हैं, भारत में कुल 3 प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है। यानी भारत में कुल 3 प्रकार के आपात लग सकता है। तो भारत में पहला आपात जो है राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रीय आपात भारत में कुल कितनी बार लग चुका है, तो राष्ट्रीय आपात जो है भारत में कुल 3 बार लग चुका है। तो पहला राष्ट्रीय आपात जो है भारत एवं चीन के बीच युद्ध। भारत में कुल राष्ट्रीय आपात पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपात कितना अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आपात जो है यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं आर्टिकल 352 देखते हैं। आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 352 में कहा गया भारत में कुल कितने बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, तो भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो वह है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति शासन कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के अंतर्गत रखा गया।
वित्तीय आपात क्या रखा गया है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाए। तो देखते हैं वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार भी नहीं लगा, लेकिन पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लगा, तो राष्ट्रीय आपात भारत में कुल 3 बार लगा, जो कि पहली बार भारत एवं चीन के युद्ध 1962 के युद्ध के बीच राष्ट्रीय आपात लगाया गया, तथा दूसरा युद्ध 1971 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध के बीच लगाया गया, तथा तीसरा राष्ट्रीय आपात इंदिरा गांधी के शासनकाल में राज्यों के बीच अशांति फैलने के कारण 1975 ईस्वी में तीसरा राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। तो पहला देखते हैं, पहला राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया? तो पहला राष्ट्रीय आपात जो है, पहला राष्ट्रीय आपात 1962 ईस्वी में लगाया गया था, भारत और चीन युद्ध बीच, भारत और चीन के युद्ध के बीच लगाया गया, तथा दूसरा 1971 ईस्वी में लगाया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, भारत और पाक के युद्ध में लगाया गया था। और तीसरा 1975 ईस्वी में लगाया गया था, 1975 ईस्वी में लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। क्यों लगाया गया था? तो राज्यों के बीच अशांति के कारण लगाया गया, अशांति फैल गया था, अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण राष्ट्रीय आपात लगाया। जैसा कि भाग 18 में आपने देख लिए कि आपात से संबंधित भारत में 3 प्रकार के आपात है। पहला आपात है राष्ट्रपति आपात, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यह प्रथम, यह भारत में कुल 3 बार लग चुका है। तो प्रथम चीन के युद्ध, भारत चीन के युद्ध में, द्वितीय भारत पाकिस्तान के युद्ध में, तथा तृतीय आपस में अशांति फैलने के कारण, राज्यों के बीच अशांति फैलने के कारण यह तीसरा राष्ट्रीय आपात लगाया गया। अब दूसरा आपात देखते हैं, तो राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, कब लगता है, इसके बारे में आज देखते हैं। तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया, यह भारत के संविधान में कर्नाटक संविधान से लिया गया। तो देखते हैं राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राज्यपाल के कहने के अनुसार, कहने के बाद राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएगा, जो कि संवैधानिक नियमों से उस राज्य में नियम नहीं चल रहा हो, संविधान का हनन हुआ हो, या फिर वह राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, उसके अंतर्गत राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति संघ में, यानी केंद्र में, केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और उस राष्ट्रपति शासन में उस राज्य का जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के पास ना होकर राज्यपाल के पास होगा, यानी राज्यपाल के अधिकार में मुख्यमंत्री का पावर आ जाएगा राष्ट्रपति के शासनकाल में। और वित्तीय आपात, जैसा कि आप जान रहे 360 अनुच्छेद 360 में रखा गया है, तो वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा। तो नेक्स्ट देखते हैं भाग 19। भाग 19 जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही कम एग्जाम में पूछे जाने वाले में से एक है। तो भाग 19 देखते हैं। भाग 19 देखते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है, जो 361 से लेकर 367 के बीच रखा गया। अनुच्छेद 361 से 367 के बीच भाग 19 को रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 20। भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 में रखा गया है। संविधान संशोधन यानी संविधान के संशोधन, कहने का अर्थ है यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संविधान का संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया। देखते हैं भाग, थोड़ा रिपीट करते हैं ताकि रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि आपने देखा कि भाग 10 में क्या है। तो भाग 10 में कहा गया था कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में कहा गया। भाग 11 में क्या कहा गया था, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच अगर संबंध अच्छे हो तो संबंध के बारे में बताया गया था। भाग 12 में क्या बताया गया था, तो वित्त संपत्ति समागम के बारे में बताया गया था। और भाग 13 में क्या बताया गया था, भाग 13 में भारत के किसी राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया था। भाग 14 में क्या बताया गया था, तो भाग 14 में कहा गया था कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या
राज्य यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया था। और अनुच्छेद 315 के 2 में कहा गया था कि केंद्र सरकार जो है राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों को कहने पर यह उस राज्य में संयुक्त सेवा आयोग यानी संयुक्त सेवा आयोग राज्य और केंद्र के संयुक्त सेवा आयोग का गठन 315 के 2 के तहत में कर सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। और नेक्स्ट देखते हैं भाग 16। भाग 16 क्या है? तो भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के छूट के बारे में बताया गया। जैसे कि हमने बताया एंग्लो इंडिया, ओबीसी, एससी, एसटी को कुछ विशेष छूट दिया जाता है। जैसा कि आपने सभी देखा है कि 330 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। 336 में कहा गया है कि एंग्लो इंडियन जो है किसी भी सरकारी नौकरी में दावा कर सकता है। और 337 में कहा गया कि एंग्लो इंडियन अगर कोई भी शिक्षक संस्था खोल रहा है तो उसे सरकार के द्वारा उसे अनुदान दिया जाएगा। और भाग 17 जैसा कि आप जान रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। भाग 17 को याद करने का ट्रिक भी देख लेते हैं। भाषा राज्य भाषा। तो देश जाने जब भारत का संविधान बन रहा था तो भाग में राज्य भारत की भाषा क्या होना चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। साउथ के लोग कह रहे थे नहीं हिंदी नहीं होगा, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में रखिए, लेकिन नॉर्थ के लोग कह रहा था नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। इसमें बहुत सारा विवाद हुआ और भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हुआ, सताने लगा। संघ नेताओं लोग को लगने लगा कि बहुत ही ज़्यादा कहने का अर्थ डिफ़िकल्ट बात हो गया है कि हम अपने संविधान के राज्य भाषा में क्या रखें, कोई भी राज्य अपने राज्य की भाषा क्या रखें। तो भाग 17 में सबसे बड़ा दिक्कत हो गया था। भाग 17 में कहा गया भाषा राज्य भाषा के बारे में तो सताने लगा यानी भाषा सताने लगा। 100 से सताना, 100 से 17 तो राज्य भाषा से संबंधित है सताना। तो भाषा के आधार पर सताया गया कि हम लैंग्वेज क्या रखें, ये रखें कि वो रखें। तो बहुत ज़्यादा सताने लगा लैंग्वेज के अर्थ में। तो 100 से सताना और 100 से 17, 100 से सताना और 100 से 17। तो किस लिए सताया गया? तो भाषा के लिए सताया गया कि किसको भाषा में क्या रखें। तो भाग 18 तो आप देखे होंगे आपात के बारे में कहा गया है। तो आपात 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। वित्तीय आपात 360 के अंतर्गत रखा गया तथा राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत रखा गया तथा राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 19। भाग 19 जैसा कि आप जान रहे प्रकीर्णन से संबंधित है, 361 से 367 में कहा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 20। भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद 368 में रखा गया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 21। भाग 21 जो है वो अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध के बारे में कहा गया। इसका अर्थ कहने का अर्थ है कोई भी राज्य जहाँ की सरकार, जहाँ की जनता कुछ ज़्यादा ही उछल पुछल या फिर दंगा फसाद जो जैसा कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं कि बहुत वहाँ ज़्यादा ही हिंसक होते रहता है। तो भारत सरकार ने उसे विशेष राज्य की दर्जा दे दिया था। विशेष राज्य की दर्जा दे दिया गया था। अन्य राज्यों के तुलना में उसे कुछ ज़्यादा ही सुविधा दे रहा था। अस्थायी समय के लिए, यह फिक्स नहीं किया गया था कि ये इतना ही समय के लिए दिया जाएगा, यानी वो सीमित और अस्थायी समय के लिए कहा गया। जैसा कि आप जान रहे हैं जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 में लागू किया गया था। तो 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। लेकिन अब जो है इसे 370 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब यानी समाप्त और लागू करना यह केंद्र सरकार के हाथों में
यह क्योंकि यह अस्थायी है। यह भाग 21 के बारे में कहा गया है कि अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध के बारे में कहा गया है कि कोई भी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं, लेकिन उसे हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। वो हम अपने अनुसार से उसका बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कभी भी समाप्त कर सकते हैं या कभी भी लागू कर सकते हैं। भाग 21 में कहा गया है कि विशेष राज्य के दर्जा के बारे में कहा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 22। भाग 22 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यानी भाग 22 का सीधी से सीधी मतलब है कि भाग 22 जो है विशेष रूप से हिंदी भाषा के रूप में कहा गया, हिंदी भाषा के लिए कहा गया था। कहा गया कि किसी भी जगह का नाम या कोई भी चीज़ का नाम संक्षिप्त में अगर कोई लिखेगा तो वह सबसे प्रथम संक्षिप्त में हिंदी भाषा का उपयोग करेगा। तो यही का प्रारंभ में हिंदी भाषा का उपयोग करेगा, भाग 22 में कहा गया था। और देखते हैं पार्ट 1 की वीडियो में मैंने भाग 8 को जो केंद्र शासित राज्य से संबंधित है, केंद्र शासित राज्य से संबंधित है, यह अनुच्छेद आर्टिकल 239 से लेके 242 तक में रखा गया, जो कि मैंने पार्ट 1 की वीडियो में इसे पहले और इसे बाद में रखा, जो कि इस टाइप से था रखा। तो अब इसे सही कर लीजिए। तो ठीक है, भाग 8 में केंद्र शासित राज्यों के बारे में कहा गया। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाग 1 में हमने क्या पढ़ा, तो भाग 1 में संघ नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 5 किससे संबंधित है, तो यूनियन यानी संघ के बारे में है, यानी केंद्र के बारे में संबंधित है। भाग 6 किससे संबंधित, तो स्टेट यानी राज्यों के बारे में कहा गया। भाग 7 किससे संबंधित, तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 इसमें भाग 7 को समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 8 को। भाग 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में कहा गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 9। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाग 9 को नगर निगम से संबंधित है या फिर नगर पालिका से संबंधित, नगर निगम से संबंधित है। नेक्स्ट देखें, आज पार्ट 2 में वीडियो देख रहे हैं कि भाग 10 किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 किससे संबंधित है, तो संघ और राज्य के बीच अच्छे संबंध हो या संबंध के बारे में भाग 11 में बताया गया। भाग 12 में क्या बताया गया, वित्त समागम एवं संपत्ति के बारे में बताया गया। भाग 13 में क्या बताया गया कि भारत के किसी भी राज्य के अंदर वाणिज्य व्यापार एवं समागम के बारे में बताया गया भाग 13 में। भाग 14 में क्या बताया गया था, जब हम समागम किए, निवेश किए तो हमारे पास पैसा आया, अब उस पैसे से हम क्या करेंगे, तो यूपीएससी संघ और राज्य सेवा आयोग के गठन या के बारे में सेवा आयोग के अधीन पढ़ेंगे, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करेंगे। भाग 14 में बताया गया। भाग 15 में बताया गया है कि निर्वाचन है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जो कि फिर भाग 16 देखते हैं। भाग 16 में हमने बताया कि भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध बताया गया, छूट के बारे में बताया गया, जैसे SC ST OBC एंग्लो इंडियन के तहत इसे छूट दिया गया। एंग्लो इंडियन को किस प्रकार की छूट दिया गया, ठीक है। भाग 17 देखते हैं। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो भाग 18 देखें, तो भाग 18 में राष्ट्रपति आपात से संबंधित है। भारत में 3 प्रकार के आपात हैं। भारत में पहला आपात राष्ट्रीय आपात है, जो 352 के अंतर्गत लगता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, जबकि संविधान के अनुसार से उस राज्य की प्रक्रिया नहीं चल रहा हो, संविधान के उल्टा चल रहा है यानी विरुद्ध चल रहा है, तो उस राज्य में
राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाएगा और उस समय राष्ट्रपति के शासन में उस राज्य में मुख्यमंत्री का कुल पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, जो भारत में एक भी बार नहीं लगा। तो नेक्स्ट देखते हैं भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है। भाग 20 संविधान संशोधन से, जो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारत में संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है? तो लचीला, ठोस लचीला दोनों या सिर्फ ठोस। तो भारत में संविधान का संशोधन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। भारत का कैसा संविधान संशोधन है? ठोस और लचीला दोनों प्रकार के है। तो भाग 21 देखते हैं। भाग 21 में कहा गया वो अस्थायी संक्रमण काली के बीच में विशेष उपबंध के बारे में कहा गया है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं या हम असीमित समय के लिए कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी उस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं, यह भाग 21 में कहा गया। 22 भाग में क्या गया? 22 भाग में विशेष रूप से हिंदी भाषा को मान्यता दिया गया और कहा गया है कि किसी भी संक्षिप्त रूप में अगर हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को लिखते हैं संक्षिप्त रूप में, तो सबसे पहले उसे संक्षिप्त में हिंदी भाषा में लिखेंगे। 22 भाग में कहा गया। तो ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बीच शेयर कीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, ऐसा देखें कि आपको लगे कि हमें आप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ें और आपको याद हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी 3-4 बार बहुत बार पढ़े हैं, तब जाके हमें भी याद हुआ। तो हम कहते हैं कि आप भी इस वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।